जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि एकदम मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, है ना। तो चलिए आज हम लोग जो है शुरुआत करने वाले हैं नए सेशन का, एक नए टॉपिक के साथ, नया सब्जेक्ट को। नया तो नहीं है, ज्योग्राफी। जो भी बच्चों ज्योग्राफी लेकर पढ़ रहे हैं, समझ लीजिए कि उनके लिए आज बहुत अच्छा क्लास होने वाला है ना। और ये 2026 में जो बच्चे एग्ज़ाम देंगे उनके लिए अभी से ही सेशन स्टार्ट कर दिया गया है। तो जो भी पढ़ने आए हैं, क्लास में एंट्री ले चुके हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, क्योंकि जितना लास्ट तक देखिएगा उतना ही आपको देखने में इंटरेस्ट बढ़ेगा। ठीक है। हमारा जो है फर्स्ट चैप्टर मानव भूगोल प्राकृतिक एवं उसके विषय क्षेत्र, हमारा चैप्टर का नाम है। और इस चैप्टर से टॉपिक वाइज टॉपिक जितने भी टॉपिक होंगे सभी को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया जाएगा। ठीक है। तो हम लोग सीधे चलते हैं आपके जो है सवाल की ओर। इसमें हम पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी कहते किसे है ना, भूगोल कहते किसे। पहले नंबर तो उसको हम जानेंगे। देखिए यहाँ पर ये भूगोल होता क्या है। ठीक है। तो भूगोल यहाँ पर आप देख सकते हैं, भूगोल जब भी हम लिखते हैं इस प्रकार से। अब आपको ये देखकर लग रहा होगा कि ये दो शब्दों का मिलकर बना हुआ शब्द है। क्या है? पहला भू और गोल, है ना। भूगोल। तो भू का मतलब होता है भूमि। भू का मतलब क्या होता है? भूमि। और गोल मतलब पृथ्वी की संरचनाएं जो गोल, मतलब कि जो भूमि गोल है उसके बारे में विस्तार रूप से जानना ही भूगोल कहलाता है। ठीक। जो भी अब आप लोगों को तो इतना आसान लगा होगा सुनने में कि भूगोल मतलब कि पृथ्वी के बारे में जानना भूगोल कहलाता है, लेकिन इतना आसान नहीं है। इसको हर एक चीज़ पर, पृथ्वी के आंतरिक चीज़, पृथ्वी के बाहरी चीज़, हर चीज़ों को अच्छी तरह से हमें उसके बारे में विश्लेषण करना पड़ता है ना। भूगोल को देखिए आगे बताएंगे आपको कि भूगोल एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है जिसको कहा गया है कि अगर भूगोल नहीं पढ़े तो आपके अंदर ज्ञान अधूरा है। भूगोल, अगर आप भूगोल पढ़ें तभी माना जाता है कि आप में ज्ञान है। इसीलिए तो भूगोल को ज्ञान की, यानी कि भूगोल जो है ज्ञान की, इसको शाखाओं की जननी माना जाता है, माता माना जाता है, जो कि आगे बताने वाले। तो उम्मीद करते हैं कि भूगोल जो है, भूगोल में क्या किया जाता है, क्या पढ़ा जाता है, आपको समझ में आ चुका होगा। अब ये जो शब्द है भूगोल, ये आया कहाँ से? ये जो है ग्रीक भाषा का एक लैंग्वेज है बाबू। क्या है? ग्रीक भाषा का एक शब्द है, जो कि कह सकते हैं कि अब भूगोल ग्रीक भाषा का शब्द है। अब भूगोल शब्द देने वाले थे इरेटोस्थनीज, जो कि आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक ना। तो पहले नंबर इसका जो है हम लोग परिभाषा जानते हैं कि परिभाषा क्या होता है। ठीक है। परिभाषा क्या होता है, चलिए यहाँ पर परिभाषा के बारे में जानेंगे। किताबी लैंग्वेज में अगर परिभाषा हमसे पूछे, पहले नंबर तो हम लोग अपना समझौआ भाषा में समझ गए कि भूगोल मतलब पृथ्वी के बारे में जानना ही भूगोल कहलाता है। पृथ्वी के हर एक चीज़ों का अध्ययन करना भूगोल कहलाता है। लेकिन किताबी लैंग्वेज में बोला गया है कि भूगोल का शाब्दिक अर्थ है पृथ्वी का वर्णन करना। अब वर्णन करना मतलब पृथ्वी पर जितने भी प्राणी हैं, जितने भी वस्तुएं हैं, जितने भी चीज़ें हैं, हर चीज़ों का वर्णन करना, हर चीज़ों के बारे में पढ़ना ही क्या कहलाता है? भूगोल कहलाता है। करना तथा उनके बदलते रूप का वर्णन करना। देखिए आप लोगों को पता होगा कि पृथ्वी जैसा आज दिख रही है, सेम पहले से शुरू से वैसा नहीं थी। इसमें क्या होता है? धीरे 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 कर्मानुगत परिवर्तन हुआ। तो जो पहले थी और जो आज है, वो दोनों चीज़ों को बारे में जो हम लोग अध्ययन करते हैं वही ज्योग्राफी यानी भूगोल कहलाती है। भूगोल को ज्ञान की शाखाओं की जननी माना जाता है ना। ज्ञान की जो शाखा है उसकी जननी यानी माता, जिसे माँ कहते हैं, वो माना जाता है। इससे आपको तो इतना तो समझ में आ गया होगा कि भूगोल कितना इम्पोर्टेंट है। ज्योग्राफी सब्जेक्ट, ज्योग्राफी जो चीज़ें हैं वो कितना इम्पोर्टेंट है बताइए। पूरा भूगोल ज्ञान की शाखाओं का जननी यानी कि माँ, यानी कि कह सकते हैं ये ज्ञान है जिसके अंदर, तो वो भूगोल है। जो भी चीज़ हम देखते हैं पृथ्वी पर पाए जाने वाले हर चीज़ों के बारे में जो हम जानते हैं वो सब कुछ भूगोल के अंतर्गत ही आता है। ठीक है। चलिए हम लोग जो है इसके बाद आगे के टॉपिक को देखते हैं।
दूसरा में है भूगोल की शाखाएं। देखिए भूगोल हम लोग तो जान गए कि पृथ्वी के बारे में जो भी उनके बदलते स्वरूप होता है उसका अध्ययन करना क्या कहलाता है, ज्योग्राफी, भूगोल कहलाता है। भूगोल की दो शाखाएं होती है। कितने शाखाएं? दो शाखाएं। पहला भौतिक भूगोल और दूसरा है मानव भूगोल, है ना। भूगोल को दो तरीके से बांटा गया है, मतलब कि इनका जो है दो भाग है, ठीक है। जिस तरह से एक पिता के उनके अलग अलग संतान होते हैं, उसी प्रकार से यहाँ भूगोल की भी दो संतान है, दो शाखाएं हैं। पहला भौतिक भूगोल और दूसरा है मानव भूगोल। क्या है? भौतिक भूगोल और मानव भूगोल, ठीक है। अब इसमें आप लोगों को लग रहा होगा कि हम तो दोनों चीज़ में, हम तो पूरा भूगोल में ही पृथ्वी के बारे में पढ़ते हैं, तो इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। अब देखिए भौतिक भूगोल में आपको क्या पढ़ना है, जितने भी पृथ्वी पर प्राकृतिक से जुड़ी चीज़ें हैं, जिनका संबंध डायरेक्ट प्राकृतिक से होता है, उसका अध्ययन हम किस में करेंगे? भौतिक भूगोल में। और मानव भूगोल में क्या होता है कि मानव, जैसे प्राकृतिक और मानव के दोनों का बीच का जो अध्ययन होता है वो हम मानव भूगोल में पढ़ेंगे। कैसे कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो मानव और प्राकृतिक दोनों से जुड़ी रहती है, और कुछ चीज़ें ऐसी रहती है जो कि सिर्फ प्राकृतिक से जुड़ी है, ठीक है। जैसे हम लोग जाने, ये बोर्ड को देख लीजिए, है ना। बोर्ड क्या प्राकृतिक है? नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये मानव और प्राकृतिक दोनों रूप से मिला तभी ये बना हुआ है। लेकिन भौतिक में क्या होता है? सिर्फ प्राकृतिक से, जैसे पेड़ पौधे, उनमें जो है कोई भी मानव निर्मित नहीं होता है, बस वो पेड़ पौधे अपने से भी उग जाते हैं। और भौतिक भूगोल में जैसे हम नदी के बारे में अध्ययन करते हैं, किस चीज़ के बारे में? नदी के बारे में। तो नदी क्या है? नदी मानव निर्मित होता है? नहीं होता है। नदी को प्राकृतिक है, नदी जो है पूर्ण रूप अपने आप, मतलब कि उसका उद्गम होता है और वह अपने आप कहीं ना कहीं विलीन होती है या किसी सागर में जाकर मिल जाया करती है। लेकिन मानव भूगोल में उस चीज़ें के बारे में हमें पढ़ना रहता है जो मानव निर्मित और प्राकृतिक दोनों हो सकती है। जैसे हम लोग तालाब को ही ले लेते हैं, ठीक है। तालाब, ठीक है। तालाब क्या है? ये दो कलर से पेंट लिखा हुआ है, ठीक है। तालाब क्या होता है कि मानव निर्मित में क्या है कि हम लोग जो है मानव द्वारा निर्मित की गई चीज़ों को पढ़ते हैं। तालाब, अब तालाब आपको ये देखने में तो समझ में जरूर आ रहा होगा कि तालाब जो है मानव निर्मित है, मानव के द्वारा बनाया गया है, कृत्रिम है। लेकिन नदियाँ क्या? अपने आप निकलती है, नदी अपने आप निकलती है जहाँ पे वो उसका उद्गम स्थल होता है। तो आपको उम्मीद करते हैं कि आपको ये भौतिक भूगोल और मानव भूगोल क्या होता है ये बातें समझ में आ चुकी होगी, ठीक है। उसके बाद हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे कि देखिए पहले जान गया कि भौतिक, अब देखिए उसी को किताबी भाषा में लिखा गया कि भौतिक भूगोल कहेंगे किसे। भौतिक भूगोल क्या होता है बाबू? भौतिक भूगोल की एक प्रमुख शाखा जिसमें पृथ्वी के भौतिक स्वरूप का अध्ययन किया जाता है। पृथ्वी के भौतिक स्वरूप का अध्ययन किया जाता है, मतलब कि यह सीधा की सीधा प्राकृतिक से जुड़ी रहती है, इसमें कोई भी मानव का हस्तक्षेप नहीं होता है, यह डायरेक्ट भौतिक रूप से जुड़ी हुई रहती है, ठीक है। यह धरातल पर अलग अलग जगह पाई जाने वाली भौतिक परिघटनाओं का वितरण की व्याख्या व अध्ययन करता है। साथ ही यह भूमि विज्ञान, मौसम विज्ञान, जंतु विज्ञान और रसायन विज्ञान से भी जुड़ा हुआ है। जो भौतिक भूगोल है, ठीक है, यह जो है डायरेक्ट भौतिक चीज़ों का बोध कराता है, भौतिक स्वरूप का अध्ययन कराता है। और दूसरी बात कि यह जो है मानव भूगोल, मौसम विज्ञान, भू विज्ञान या भूमि विज्ञान कह सकते हैं उसको, ठीक है, और जंतु विज्ञान, रसायन विज्ञान, जितनी भी चीज़ें होती है सभी से यह जुड़ा हुआ, ठीक है। और इसकी कई उप शाखाएं होती है जो विविध परिघटनाओं का भौतिक का व्याख्या करती है, ठीक ना। इसकी अलग अलग भी शाखाएं होती है, अलग अलग इसकी उप शाखाएं होती है, ठीक ना। तो उम्मीद करते हैं कि भौतिक भूगोल आपको समझ में आ गया होगा। भौतिक भूगोल में जैसे देखिए रसायन विज्ञान, ये सब क्या है, ये सब जो है हमें कहाँ पढ़ने को मिलता है? भौतिक भूगोल में, ठीक।
तो उम्मीद करते हैं कि भौतिक भूगोल आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा, ठीक ना। भौतिक भूगोल के बाद इसकी 2 शाखाएं में हम दूसरा शाखाएं में बोले थे मानव भूगोल। मानव भूगोल में जिस प्रकार से यह भौतिक भूगोल जो है यह पृथ्वी के भौतिक स्वरूप से जुड़ी हुई है, उसी प्रकार से जो है मानव भूगोल मानव स्वरूप से जुड़ी हुई होती है ना। मतलब कि वह मानव के बारे में, मानव के द्वारा जो मानव प्राकृतिक से जो निर्मित संरचनाएं होती है उसके बारे में अध्ययन कराता है, ठीक है। जैसे देखिए मानव भूगोल क्या है। मानव भूगोल भौतिक पर्यावरण और सामाजिक संस्कृति पर्यावरण के बीच का अंतर संबंध का अध्ययन कराता है, ठीक है। यह जो भौतिक पर्यावरण है और साथ में मानव पर्यावरण है, ठीक है। भौतिक पर्यावरण और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण दोनों का बीच का अध्ययन कराता है, ठीक ना। कहने का मतलब ये हुआ कि यह जो है प्राकृतिक के और मानव या सामाजिक दोनों तरह से मिलकर बना हुआ है, ठीक। जो मानव द्वारा एक दूसरे के साथ पारस्परिक संपर्क के माध्यम से बनाया जाता है, ठीक है। मानव के द्वारा, मानव और पर्यावरण दोनों के द्वारा, ठीक है, मानव और पर्यावरण दोनों के द्वारा पारस्परिक संपर्क से बनाया जाता है। समझ में आ रहा है ना आपको। मानव भूगोल और प्राकृतिक भूगोल, मानव भूगोल और भौतिक भूगोल में अगर पूछे अंतर तो इतना आप जरूर बता दीजिएगा कि मानव भूगोल और भौतिक भूगोल में अंतर में सबसे खास अंतर यह है कि भौतिक भूगोल सीधा के सीधा उसका प्राकृतिक से यानी प्राकृतिक वाली चीज़ों से जुड़ी रहती है, जबकि मानव भूगोल में जो है मानव के सामाजिक तथ्यों से जुड़ी हुई है, ठीक है। मानव भूगोल मनुष्य तथा उसके पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का बोध कराता है। मानव भूगोल में मनुष्य और पर्यावरण, ठीक है, मनुष्य और पर्यावरण दोनों से मिलकर जुड़ी है कौन, मानव भूगोल। लेकिन भौतिक भूगोल सिर्फ और सिर्फ पर्यावरण से जुड़ी हुई है, ठीक। उसके बाद भूगोल की शाखा मानव भूगोल का अध्ययन 9वीं शताब्दी के अंत में किया गया था, है ना। मानव भूगोल पहले से कोई नहीं जानता था। पहले से सिर्फ भूगोल को लोग जानते थे कि हाँ भूगोल होता है, लेकिन भूगोल के और तरीके से उसको भागों भाग में, अलग अलग भाग में बांट कर पढ़ना पहले कोई नहीं जानता था। लेकिन जब 9वीं शताब्दी के अंत में आए चार्ल्स डार्विन साहब, वो अपना एक पुस्तक लिखे थे द ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज, उसमें वह जो है बताए कि नहीं भौतिक के 2 शाखाएं, उसको 2 तरह से बांट कर पढ़ा जाता है, मतलब 2 प्रकार से उसको बांट सकते हैं, जिसको कि एक को भौतिक भूगोल में बांटे और दूसरा को जो है मानव भूगोल में बांटे, ठीक है। तो इनका किताब का नाम याद रखिएगा, ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज, जिसका प्रकाशन के समय हुआ था कब, 19वीं शताब्दी के अंत में, ठीक है। इसका लेखक कौन है, चार्ल्स डार्विन। याद रखिएगा पुस्तक के नाम ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज। पुस्तक का जो है लेखक या फिर उसका प्रकाशनकर्ता कौन है, तो उनका नाम याद रखिएगा, चार्ल्स डार्विन, ठीक है। लोगों को इस विषय में जिज्ञासा बढ़ी कि क्या यह सही है या गलत है, ठीक है। जब भी कोई चीज़, नया चीज़ आता है, ठीक, तो लोगों को लगता है कि क्या सही। जैसे मान लिया जाए हमारे बिहार में कुछ वैसा चीज़ लाकर लोगों को दे दिया जाए देहात क्षेत्र में, जो लोग कभी देखे भी नहीं होंगे, है ना। तो कोई कोई तो समझेगा, जैसे मान लीजिए कोई फ्रूट ला कर दे दे और जो फ्रूट वो लोग देखे ही नहीं है तो वो कहेंगे खाने वाला चीज़ है कि कहीं बम तो नहीं। तो उसी प्रकार से जब ये डार्विन साहब अपनी पुस्तक ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज में लिखे कि नहीं भूगोल की 2 शाखाएं होनी चाहिए, जिसमें एक मानव भूगोल भी होगा, तब लोगों को जो है इसमें जानने की जिज्ञासा बढ़ी कि ये कैसे, कब, क्यों, क्या सही है क्या गलत है, ठीक। तो सभी बहुत सारे आए भूगोलवेत्ता जो अपने अपने हिसाब से इस पर सर्च किए कि क्या ये सही है क्या गलत है, क्या ये अच्छी चीज़ है क्या नहीं है, क्या डार्विन साहब जो कहे वो सच है कि झूठ है। अपना मन से भी तो कोई बोल के चला जा सकता है, लेकिन उसी पर सब जो है शोध करना शुरू कर दिए, सर्च करना शुरू कर दिए। उसी में पहला वैज्ञानिक का नाम आया रैटगन। ये अपने हिसाब से बोले कि ठीक है हम भी देखते हैं कि ये सही है कि गलत है। उसके बाद यह भी निष्कर्ष निकाले कि मानव भूगोल क्या होता है। तो यह बताए, रैटगन जो है वो बताए कि आधुनिक मानव भूगोल का जनक इन्हीं को कहा जाता है, ठीक है। इन्होंने अपनी पुस्तक एंथ्रोपोजियोग्राफी में लिखा है कि मानव को जीवित रहने के लिए वातावरण का सहयोग
प्राप्त करना अनिवार्य है। देखिए, मानव भूगोल के बातों में जब आए तो रेट जेल बोले कि देखिए, मानव भूगोल, डार्विन साहब बिल्कुल सही बोले, यानी कि मानव भूगोल बिल्कुल सही चीज़ है। कोई भी मनुष्य को जीने के लिए, कोई भी मनुष्य को जीवित रहने के लिए एक सही वातावरण होना बिल्कुल ज़रूरी है। अगर वो उसके पास वातावरण का सहयोग नहीं मिल रहा है तो वह जीवित नहीं रह पाएगा, है ना। तो उनका एक पुस्तक का नाम याद रखिएगा, एंथ्रोपोजियोग्राफी, ठीक है, एंथ्रोपोजियोग्राफी। यही पुस्तक का लेखक कौन है? रेटजेल, जिसमें यह लिखे हैं कि एक मनुष्य को जीवित रहने के लिए सही वातावरण होना जरूरी होता है, ठीक है। तो VVI है बाबू, इसको जो है आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भूगोलवेता का नाम दे देगा और उसमें पूछेगा उनके अनुसार मानव भूगोल का जो है मानव भूगोल है उसकी परिभाषा लिखे और उसको परिभाषित करे। तो रेटजेल क्या बोले थे अपने पुस्तक एंथ्रोपोजियोग्राफी में कि जो मानव है उनको जो है जीवित रहने के लिए वातावरण का सहयोग मिलना बहुत जरूरी होता है, ठीक। तो इनकी बातें तो आपको याद हो गई होगी, यानी मानव भूगोल का परिभाषा जो रेटजेल साहब द्वारा दिया गया होगा वो तो आपको याद हो गया, ठीक है। और अगर जहाँ पर आपको कहीं भी आपको नहीं समझ में आए तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ताकि जितने भी डाउट्स क्वेश्चन हो, डाउट्स चीज़ें हो, डाउट्स टॉपिक हो जिसमें आपको प्रॉब्लम हो रही होगी समझने में, वैसा टॉपिक को हम अलग से एक वीडियो में प्रोवाइड कर देंगे, ठीक। अगला ये जो है रेटजेल साहब की ही एक शिष्या थी, है ना। तो शिष्या थी तो यह भी शाही की देखते हैं भाई, हम भी इस पे सर्च मारते हैं क्या निकलता है परिणाम। यह भी गुरु तो हमारे गुरु तो बताएं कि मानव जो है उसको जीवित रहने के लिए पर्यावरण का सहयोग मिलना जरूरी है, तो बोले हम भी देखते हैं। एक गुरु गुड़ और चेला चीनी वाली बात हो गई। यह भी अपना सर्च मारने लगे, तो यह भी सर्च मारे तो कुछ ना कुछ परिणाम तो निकलेगा ही ना। तो यह जो है अपना परिणाम निकाली कि यहाँ कि जो है पृथ्वी एक अस्थिर है, पृथ्वी क्या अस्थिर है। देखिएगा, यह जो है रेटजेल साहब की ही शिष्या थी। रेटजेल साहब की क्या थे? शिष्या थी, जो अमेरिका के थी। कहाँ के? अमेरिका के। इनके अनुसार मानव भूगोल का अस्थिर पृथ्वी तथा क्रियाशील मानव को बदलते रिश्ते का बोध कराता है ना। एलेन सैंपल के द्वारा बताया गया कि अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के द्वारा जो है संबंधों का जो है विश्लेषण किया जाता है मानव भूगोल में, है ना। बदलते रिश्तों का बोध कराना, बदलते रिश्तों के बारे में। देखिए, रिश्ता का मतलब क्या हुआ? ये दोनों के बीच का संबंध, है ना। अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीचों का जो संबंध है, इसके बारे में विश्लेषण करना ये मानव भूगोल कहलाएगा। ये अपने हिसाब से क्या किए, उसका जो है डेफिनेशन बता दिए। तो एलेन सैंपल जो है इनका भी क्वेश्चन आया करता है, ठीक है। तो जो भी वैज्ञानिक का जो भी भूगोलवेता ऐसे करके उसका जो परिभाषा दिए हैं, इस पर विशेष फोकस कीजिएगा। एलेन सैंपल के अनुसार कुछ तथ्य जो है लिखे गए हैं कि भौतिक पर्यावरण द्वारा प्रदान संसाधनों का उपयोग करके गांवों, शहरों, सड़क, रेल, नेटवर्क आदि जो है आदि भौतिक संस्कृति का अन्य सभी तत्वों का मानव द्वारा बनाया गया। सही बात है। मानव और पर्यावरण दोनों को सहयोग से गांव, सड़क, रोड, नेटवर्क आदि ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो बनाई गई। क्या मनुष्य सिर्फ बिना पर्यावरण के सहयोग से एक भी चीज बना सकता था? नेटवर्क बना पाएगा? बिना पर्यावरण के सहयोग से नहीं बना पाएगा। क्या हवा नहीं रहे, अगर हमारे वायुमंडल में हवा ना रहे तो क्या जो नेटवर्क रहती है वो काम करेगी? नहीं, ठीक है। सड़क सिर्फ मानव क्या सड़क बना सकता है? नहीं बना सकता है बिना पर्यावरण के। मानव घर बना सकता है, बिना पर्यावरण के नहीं बना सकता है, ठीक है। तो वही बात को जो है मानव भूगोल में एलेन सैंपल बोली है कि यह जो है मानव और पर्यावरण दोनों मिलकर सड़क हो या घर हो या नेटवर्क हो या रोड हो या रेल हो, सारी चीज़ों का निर्माण जो होता है वह क्या होता है? पर्यावरण और मानव के द्वारा जो है मिलकर होता है, ठीक है।
तो उम्मीद करते हैं कि इनका भी जो डिफिनेशन है वो आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं हम लोग आगे। अब देखिए मानव भूगोल जो है, डार्विन साहब तो बता दिए थे, अपने पुस्तक में लिख दिए थे कि मानव भूगोल भी होता है, उसकी दो शाखाएं, भूगोल की दो शाखाएं, इसमें एक मानव भूगोल भी रहेगा, है ना। लेकिन इसकी भी कुछ इतिहास है, कुछ हिस्ट्री है कि भाई कैसे, क्यों, कब, उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। मानव भूगोल का इतिहास, मानव भूगोल होता क्या है। मानव भूगोल का उद्भव मनुष्यों और पर्यावरण के बीच बातचीत, अनुकूलन, समायोजन और संशोधन के साथ शुरू हुआ। मानव भूगोल का खोज जब हमारे वैज्ञानिक देखे कि भूगोल में कुछ चीजें ऐसी होती है जो मानव से सीधा के सीधा संपर्क जोड़ रहा है ना, मानव से संपर्क जोड़ रहा है, तब मानव से बातचीत, उसका अनुकूलन और समायोजन संबंध के साथ शुरू कर दिए कि नहीं, ये मानव भूगोल होना चाहिए। खोज की उम्र से पहले विभिन्न समाजों के बीच बहुत कम बातचीत हुई थी, है ना। जो खोज के पहले जो होती थी बहुत कम बातचीत हुआ करती थी, लेकिन 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध, मतलब 15वीं शताब्दी के बाद अज्ञात समाजों के बारे में जानकारी अब उपलब्ध कराई गई है ना। 15वीं शताब्दी के बाद जो चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं थी, उन चीज़ों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई गई है, ठीक है। यात्रियों द्वारा अन्वेषण ने मानव भूगोल के क्षेत्र का विस्तार किया और विभिन्न समाजों के साथ बातचीत किया, है ना। क्या हुआ कि जब मानव भूगोल स्टार्ट किए तब उसमें उसके बारे में लोग जानने लगे कि नहीं, मानव भूगोल भी एक चीज़ें होती है, और उसका जो है पूरा उसका विस्तार किया, और जैसे विस्तार हुई कोई चीज़ों का तो लोग जो है उसके बारे में जानने लगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि इसका इतिहास, मतलब कि ये कैसे कैसे इसकी शुरुआत हुई उसके बारे में इसमें जो है दिया गया था, ठीक है। उसके बाद आगे इसका कुछ अध्ययन करने का कुछ क्षेत्र होता है, उसके बारे में देखिए। भूगोल को जो है हम लोग दो तरीके से बांट कर तो जरूर पढ़े, लेकिन पहला भौतिक भूगोल और मानव भूगोल, लेकिन यहाँ पर जो है वैज्ञानिक हम लोगों के लिए क्या कुछ नहीं किए, धीरे धीरे जो उसको छोटे छोटे टॉपिक में विभाजित कर दिए, बांट दिए, ताकि बच्चों को पढ़ने में आसान हो। अब देखिए इनका मानव भूगोल को भी अलग अलग अध्ययन क्षेत्र कर दिए, जैसे सांस्कृतिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, नगरीय भूगोल, जनसंख्या भूगोल, सबको अलग अलग करके बांट दिए, है ना। अब सांस्कृतिक भूगोल में क्या पढ़ा जाएगा, जो अलग अलग जगहों का संस्कृति होती है, उसका अलग अलग जगहों का कल्चर होता है। उदाहरण के तौर पर हम देखें तो अपने बिहार का लीजिए, या फिर और कहीं और राष्ट्र, मतलब कहीं और राज्य को ले लीजिए, है ना। बिहार की संस्कृति अगर हम साउथ का कोई भी राज्य की सांस्कृतिक से अगर मिलाएंगे तो मैच करेगा नहीं। तो अलग अलग जगहों का जो संस्कृति होती है उसके बारे में अध्ययन हमें किसमें करना है, सांस्कृतिक भूगोल में। उसके बाद है सामाजिक भूगोल। सामाजिक भूगोल में हमें समाज के जो बारे में पढ़ना होगा, कहाँ का समाज में क्या होना चाहिए, सामाजिक क्या चीज़ों को हम सामाजिक में ऐड करेंगे, तो उसी के बारे में हमें समाज के बारे में, खास तौर पे समाज के बारे में हमको सामाजिक भूगोल में पढ़ना है। उसके बाद है नगरीय भूगोल, कौन सा शहर कैसा है, नगरीय भूगोल मतलब नगर कौन कैसा। अब सभी नगर को अलग अलग हम नाम देते हैं, क्यों, उसकी कुछ ना कुछ अलग खासियत होती है। अब हम पटना को दिल्ली तो नहीं कह सकते, दिल्ली को मुंबई तो नहीं ना कह सकते, तो नगर के बारे में अध्ययन करना नगरीय भूगोल कहलाएगा। उसके बाद है जनसंख्या भूगोल, है ना। जनसंख्या भूगोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह भूगोल का एक प्रमुख, मानव भूगोल का बहुत मेन चीजें हैं जनसंख्या भूगोल। मतलब कि जनसंख्या भूगोल में जनसंख्या का अध्ययन करना होता है, कहाँ का जनसंख्या कितना है। उदाहरण के तौर पर देखें तो भारत का जनसंख्या और हम कहीं और देश जैसे रूस, रसिया का जनसंख्या देखें तो दोनों में बहुत अंतर है। तो हम कैसे जान गए कि दोनों का अंतर है, यानी कि कहीं ना कहीं इसका अध्ययन किया गया, इसका टेक्निक, इसका कोई बातें निकाली गई, जनसंख्या उसका विवरण किया गया, जनगणना किया गया, किसी प्रकार से लोगों का जो है पढ़ने को मिला कि नहीं भारत का जनसंख्या रसिया की जनसंख्या से अधिक है। तो वही जनसंख्या के बारे में जानना जनसंख्या भूगोल के अंतर्गत आता है, ठीक है। उसके बाद है राजनीतिक भूगोल, यह भी नेताओं के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है राजनीतिक भूगोल, राजनीतिक चीज़ों के बारे में, ठीक है। आवास भूगोल, घर भी रहना चाहिए, मानव के लिए घर होना बेहतर बेहद जरूरी होता है।
ठीक है। उसके बाद आर्थिक भूगोल, पैसा नहीं रहेगा तो फिर मानव तो समझिए कि वह बिना काम के हो जाएगा। बिना पैसा के जिंदगी जीना एक मनुष्य के लिए बड़ा मुश्किल होता है ना। कोई जंतु पशु तो रह सकते हैं, पशु को तो पैसों की ज़रूरत ही नहीं होती, लेकिन मानव के जीवन में, मानव के लाइफ में पैसों की बहुत अहमियत होती है। तो ये सब जो है उसका अध्ययन क्षेत्र है, मतलब कि अलग अलग भागों में इसका क्षेत्र को जो है बांट दिया गया है। ठीक, उसके बाद मानव भूगोल के प्रमुख उप क्षेत्र, वो उसका अध्ययन क्षेत्र था। ठीक है, जो हम पढ़ रहे थे, सामाजिक भूगोल, नगरीय भूगोल, जनसंख्या भूगोल, ठीक है, राजनीतिक भूगोल, ये सब क्या था, उसका जो है अध्ययन क्षेत्र था। इसका कुछ उप क्षेत्र होता है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यह एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए इसको कॉपी में नोट करते चलिएगा और कोशिश कीजिएगा याद होते रहे, ताकि आपको जो है ऐसा मत सोचिएगा कि अभी तो हमारे पास बहुत टाइम है, पूरी 1 साल टाइम है। टाइम जाते कभी देर नहीं लगती, आपको जो है पलक झपकते टाइम पार हो जाएगा। इसलिए कभी ये मत सोचिएगा कि हमारे पास तो पूरे अभी 1 साल का टाइम बचा हुआ है, 2026 आएगा तब न एग्ज़ाम देंगे, तो ऐसा नहीं सोचना है। पहले से ही तैयारी बेहतर करते चलना है, ताकि आने वाला समय जो है हमारे लिए अच्छा से अच्छा हो। मानव भूगोल के प्रमुख उप क्षेत्र होते हैं, क्या क्या होते हैं। पहला व्यवहारवादी भूगोल, है ना। इसमें मनुष्य का एकदम मानव के बारे में उसका एक एक चीज़ को पढ़ना पड़ेगा। व्यवहार उसका, देखो हर मनुष्य का, हर लोगों का अलग अलग व्यवहार होता है, तो व्यवहारवादी भूगोल में हम उसका व्यवहार के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। उसके बाद है ऐतिहासिक भूगोल, ऐतिहासिक जो उसका इतिहास में क्या रहा, है ना, उसके बारे में अध्ययन ऐतिहासिक भूगोल में करते हैं। फिर है सामाजिक, देखिए यहाँ पर सामाजिक लिखा हुआ, सॉल्व लिख लीजिएगा आप लोग, टाइपिंग मिस्टेक है। सामाजिक कल्याण का भूगोल, है ना। अब मानव है और वह समाज कल्याण ना करे तो फिर मानव किस बात की। मानव को ऐसे भी पृथ्वी पर जितने प्राणी हैं सभी में सबसे बुद्धिशील, सबसे बुद्धिमान मानव को माना गया है। और अगर बुद्धिमान रहते भर में मानव कोई समाज कल्याण ना कर सके तो फिर तो उसकी मानवता की बात ही नहीं रही, है ना। तो मानव भूगोल में हम लोग को सामाजिक कल्याण का जो है भूगोल भी पढ़ना आता है, मतलब कि इसका उप क्षेत्र में होता है। उसके बाद है अगला चिकित्सा भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल और लिंग भूगोल। देखिए आपको हम पहले बता चुके हैं कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है मिलाकर पूछा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों टाइप से पूछा जाता है। ऐसा ऑप्शन दे देगा मानव भूगोल को कौन कौन से उप क्षेत्र हैं, इसमें 3 ऑप्शन, ये तीनों दे दिया, एक को दे देगा राजनीतिक भूगोल। तो इस प्रकार से अगर आप इसको जो है बढ़िया तरीके से याद कर लीजिएगा तो आपको जो है आने वाला कल में प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसका उप क्षेत्र याद हो गया आपको, व्यवहारवादी भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, लिंग भूगोल, ठीक है, सांस्कृतिक भूगोल, जो जो चीजें आती है चिकित्सा भूगोल, सब जो है याद कर लीजिएगा। ठीक, अब मानव भूगोल की जो है विचारधाराएं क्या होती है। जब मानव भूगोल का खोज किया गया तो सभी लोग अपने अपने तरीके से इसके बारे में जो है बात करने लगे, इसके बारे में विचार विमर्श करने लगे। ठीक है, तो क्या होता है मानव भूगोल का विचारधारा क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। पहले नंबर तो विचारधारा होता क्या है। तो विचारधारा किसी चीज़ों के बारे में जो है उसके तरीके से, अलग अलग तरीके से देखने का जो है नज़रिया होता है। जैसे हम ये पेन है, पेन आपको दिख रहा है, लेकिन छोटा बच्चा को दिखाएंगे तो वो पेन नहीं पेंसिल बोलेगा, क्योंकि उसका विचारधारा अलग होता है। हर चीज़ों का सोचने का और समझने का अलग अलग तरीका होता है, ठीक ना। अब छोटा बच्चा को इसको दिखा देंगे तो देखेगा भी तो बोलेगा खराब पेन, क्योंकि इसमें लीड तो डाला हुआ ही नहीं है, लिखेंगे कैसे भाई इससे, क्योंकि वो समझ नहीं पाएगा ना उस बातों को। तो उसी चीज़ को हम विचारधारा कहते हैं। किसी चीज़ों के बारे में अलग अलग तरीकों से सोचना, उसके बारे में अलग अलग नजरियों से देखना ही उसका विचारधारा कहलाएगा। ठीक है, पहले नंबर विचारधारा अलग अलग वैज्ञानिकों का मानव भूगोल को देखने का नजरिया को मानव भूगोल की विचारधारा कहते हैं। ठीक है, जो मानव भूगोल डार्विन साहब बताए कि मानव भूगोल भी होता है,
अपना ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक में जो लिखे मानव भूगोल के बारे में वर्णन किए, तो सभी वैज्ञानिक जो थे वो अपने अपने हिसाब से देखने लगे। ठीक है, तो अलग अलग नजरिए से देखना ही मानव भूगोल की विचारधाराएं कहा गया। ठीक है, मानव भूगोल का मानवतावादी विचारधारा, पहला है मानवतावादी विचारधारा। तो मानवतावादी विचारधारा क्या होता है? मानवता का मतलब ये होता है कि मानवों का जो है देखने का एक अच्छा नजरिया, है ना। नहीं कोई खराब काम करता है, कोई अच्छा काम नहीं करता, कहता है यार यहाँ की तो मानवतावादी ही खत्म हो गई। अब कहीं आप अनजान जगह गए, ठीक है, अनजान जगह गए, आपको कभी कोई चीज़ की प्रॉब्लम हो जाए, हेल्प किसी की मदद की ज़रूरत हो जाए, उस स्थिति में अगर वहाँ के रहने वाले लोगों का सहयोग मिले तो आप कहिएगा नहीं यहाँ के लोगों में मानवतावादी पूरा उमड़ कर भरी हुई है। तो उसी तरह से मानवतावादी की विचारधारा क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। मानवतावादी विचारधारा से यह आशय है कि मानव भूगोल का अध्ययन को मानव कल्याण एवं सामाजिक चेतना के विभिन्न पक्षों से जोड़ना। मानवतावादी विचारधारा जो है मानव भूगोल को यही बात बोला है कि मानव के लिए, मानव कल्याण के लिए उसे जो है या सामाजिक चेतना जागृत करना, समाज को कल्याण करना, समाज को जागरूक करना ही मानवतावादी भूगोल के अंतर्गत आता है। ठीक है, मानवतावादी मानव भूगोल के अंतर्गत आता है। मतलब कि जो भी समाज में लोग रह रहे हैं, जी रहे हैं, है ना, उनको सामाजिक कल्याण करना, उनके अंदर अच्छे अच्छे गुण उनको जागृत करना, है ना, उन्हें बताना समझाना कि लोगों का क्या किया जाए, क्या उन्हें समझाया जाए, कैसे करना चाहिए समाज में कि समाज हमारा आगे बढ़े, तो वही बातों को जागृत करना है ना। तो यही तो मानवतावादी का जो है सिद्धांत कहलाया, यानी कि मानव भूगोल का मानवतावादी विचारधारा कहा जाता है। ठीक है, इसका उदय 1970 के दशक में हुआ था। जो मानवतावादी विचारधारा है इसका उदय, ठीक है, कब हुआ था? 1970 के दशक में। उसके बाद है निश्चयवाद आया, पर्यावरणीय निश्चयवाद। अब पर्यावरणीय निश्चयवाद किसे कहते हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो मनुष्य अपनी प्रारंभिक अवस्था में प्रकृति के अनुसार ही जीवन जीता था। देखिए निश्चयवाद में क्या कहा गया है, इसी को नीतिवाद भी कहते हैं। ठीक है, निश्चयवाद में कहा गया है, बताया गया है भूगोलवेताओं के द्वारा कि जो मनुष्य रहते थे वो सीधा के सीधा एकदम प्राकृतिक से, पर्यावरण से कनेक्ट थे, है ना, उनका सीधा संबंध पर्यावरण से था। वह पर्यावरण को भगवान मानते थे, पर्यावरण को ही पूजते थे और पर्यावरण के साथ कोई भी बदलाव, कोई भी खिलवाड़ नहीं करते थे। किसके अंतर्गत? निश्चयवाद। मनुष्य अपनी प्रारंभिक अवस्था में प्रकृति के अनुसार ही जीवन जीता था, प्राकृतिक जैसा चाहता था मनुष्य अपने आप को वैसे ढाल लेता था, है ना। प्राकृतिक के अनुसार चलना, जैसे अभी आप एक बच्चे हैं, आपके मम्मी पापा जैसे चाहते हैं वैसे आप चल रहे हो, लेकिन क्या होता है कि जैसे आप बड़ा होते हैं धीरे धीरे आपकी जो है नैया डगमग डोल होने लगती है, मम्मी या पापा कहते हैं इधर चलने के लिए, आप अपोजिट साइड चलने लगते हो, जिसके कारण क्या होता है कि वह हमारा जीवन में पतन का कारण बन जाता है। लेकिन कुछ बच्चे बड़े होने के बाद भी अपने माता पिता के कहे गए राह पर ही चलते हैं, तो वैसे बच्चे अपने लाइफ में सक्सेस हो जाते हैं। तो वही बात है, यहाँ पर्यावरण निश्चयवाद में क्या होता है कि यहाँ के पहले के जो लोग रहते थे वो उनका सीधा के सीधा संबंध पर्यावरण से था। वह पर्यावरण के अनुसार पर्यावरण के लिए जीते थे, पर्यावरण के लिए मरते थे, उसी के साथ जो भी करना रहता था करते थे, कभी भी जो पर्यावरण में बदलाव लाने की कोशिश नहीं करते। प्राकृतिक के अनुसार अपने आप को ढालने की कोशिश करना ही पर्यावरणीय निश्चयवाद होता है। अगर पर्यावरण में ठंडा का मौसम है तो अपने आप को वह ठंडा के रूप में, अपने बॉडी को वह ठंडा के रूप में ढाल लेते थे, ना कि वह तुरंत हीटर ऑन कर देते थे, ऐसा नहीं। अगर गर्मी का मौसम आया तो अपने आप को ऐसा ढाल लेते थे कि वह गर्मी बर्दाश्त करने की उनके अंदर क्षमता हो, ऐसा नहीं कि तुरंत फैन तुरंत ऐसे चालू कर ले। तो यही तो निश्चयवाद, पर्यावरणीय निश्चयवाद कहलाता है। पर्यावरण जैसा चाहे,
अगर वह बरसात में हमारे पास घर नहीं है रहने के लिए और बरसात है, तो उस स्थिति में मनुष्य क्या करता था, किसमें, निश्चयवाद में, कि अपने आप को इस तरीके से ढाल लेता था कि उसको बरसात में रहने के बावजूद भी उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। लेकिन अब के लोगों को अगर देखा जाए आधुनिक तरीके से, तो थोड़ी सी ठंडी या थोड़ी सी बरसात में कोई भीग जाए तो उसका तुरंत तबीयत खराब हो जाता है। रीजन है कि आज का मनुष्य अपने आप को खुले पर्यावरण के ऊपर नहीं छोड़ता है, अपने आप को प्रोटेक्ट करने लगता है कि ओ हम तो बीमार हो जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, अपने आप को अगर आज भी कोई ढालेगा तो आपका बॉडी उसी तरह से आज भी हो जाएगा जैसे पहले के लोग रहते थे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह निश्चयवाद, पर्यावरणीय निश्चयवाद समझ में आ गया होगा। पर्यावरणीय निश्चयवाद में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस अपने आप को पर्यावरण के जैसा ढाल लेना। जिस स्थिति में पर्यावरण चाहती है हमें रखना, उस स्थिति में हम रहना शुरू कर दें, वही पर्यावरणीय का निश्चयवाद हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि यह पर्यावरणीय निश्चयवाद आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगला है नीतिवाद। ठीक है, उसी के बारे में कुछ बताया गया है। निश्चयवाद या नीतिवाद सेम होता है। नियतिवाद में इस विचारधारा के अनुसार मनुष्य प्रत्येक क्रियाकलाप को पर्यावरण से नियंत्रित माना जाता था, मतलब कि पर्यावरण के अनुकूल चलता था, पर्यावरण के सहयोग के बिना मनुष्य कुछ भी नहीं करता था। ठीक है, मानव की आदिम होगा बाबू यहाँ पर। ठीक है, आदिम अवस्था में मानव लगभग सभी क्रियाकलाप पूर्णतया प्राकृतिक पर्यावरण की शक्तियों के द्वारा नियंत्रित थे, है ना। पर्यावरण के द्वारा, जैसे अपना शक्ति यूज नहीं करते थे, है ना। अगर पर्यावरण हमें खाने का अन्न देता था, हम उसी से अपना पेट पूजा करते थे, पेट पालते थे, ना कि हम अलग अलग अपने हिसाब से उसको जो है बदलाव लाते थे। पहले के लोग कंदमूल खा के, जो आदि मानव जो थे वो क्या करते थे, जो भी प्राकृतिक से मिलती थी, जो भी पर्यावरण से मिलती थी, उसे खाकर ही अपना जीवन यापन करते थे, है ना। वही बात को यहाँ पर बताया गया कि आदिम अवस्था में क्या करते थे लोग, जो भी प्राकृतिक से रहता था वो पर्यावरण की शक्ति का ही उपयोग करते थे, उन्हीं का नियंत्रित थे। रेटजेल, रिटर, हम्बोल्ट, हंटिंगटन आदि ये सब जो है नियतिवाद के प्रमुख समर्थक थे। मतलब इन लोग जो है ये सब रेटजेल हो गए, रिटर, हम्बोल्ट, ये सब का मानना है कि नहीं, यह जो है नियतिवाद यानी निश्चयवाद, यह बिल्कुल अच्छी चीज़ है, हम इसका सपोर्टर हैं, हम इसका सहयोग करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि नियतिवाद या निश्चयवाद, जिसको पर्यावरणीय निश्चयवाद भी कहते हैं, ये आपको जो है समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि नियतिवाद हो या निश्चयवाद, दोनों का एक ही नाम है। बोलो कि नियतिवाद पूछे या पर्यावरणीय निश्चयवाद पूछे, दोनों बात एक ही है। इतना ही लिख देना है कि पर्यावरण के अनुसार चलना ही निश्चयवाद कहलाता है। तो आज जो है अभी बहुत सारा आपका जो है टॉपिक इसमें बाकी है, जो कि आपको जो है अगला क्लास में करवाएंगे। आज जो है आपको यहीं तक क्लास एंड किया जाता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।